हमारी शादी पसंद की थी और सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि मोहब्बत की थी। लेकिन आज हालत ऐसी थी कि वह अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह एक जिंदा लाश बन चुका था। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। कहते हैं कि ऐसे मर्दों की पत्नियां बेपरवाही का शिकार हो जाती हैं, जो यहाँ तो बहुत लंबी लंबी आरती के लिए कहीं चली जाती हैं या फिर किसी और स्थिति में होती हैं। इसलिए सारा ज़माना मुझे शक की नज़र से देखता था। लेकिन मैं अपने कदमों पर बिल्कुल सच्ची थी। मैं अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती थी। क्या कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है कि एक बंदा जो बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा है उसके साथ भी बेवफाई कर डाले। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिलती हैं, पर मैं ऐसी नहीं थी। और मुझे क्या पता था कि मुझे मिसाल बना दिया जाएगा, क्योंकि आज जब मैं उठी तो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ 3 मर्द थे। मेरा नाम आकांक्षा है और मेरे पति का नाम जय था। हम लोग सीधे साधे थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर मैं बड़ी हो गई और बाहर जाना बंद कर दिया। मैं जवान हो चुकी थी। अब वह मुझे पहचान भी नहीं पाता था, लेकिन आते जाते उसकी नज़रें मुझे तलाश करती थी। मैं उसे पहचान लेती थी। कुछ समय बाद हम दोनों ने फ़ोन पर बात शुरू कर दी। फिर सोचा कि ये सब ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी और हमें घर से डांट भी पड़ेगी। इसलिए शादी का इरादा कर लिया। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने कबूल कर लिया। जैसा मैंने कहा, हम लोग एक जैसे थे। वह भी सीधा साधा, मैं भी। ना हम ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर। बस वही लोग थे जो जितना कमाते थे उतना इस्तेमाल कर लेते थे। उनके बड़े बड़े बंगले नहीं होते, वे किराए के घरों में रहते हैं, लोकल बसों में सफ़र करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश रहते हैं। किसी से मांगना नहीं पड़ता, जैसे तैसे करके खर्चे पूरे हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी। मेरी सासू माँ बहुत गुस्से वाली थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही कहा था कि मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है और तुम्हें तंग भी करेगी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी सास को बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि ज़िंदगी तो मैं तुम्हारे साथ गुजारूँगी। मेरी सास पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लोगों के घरों की खबरें भी रखती थी और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड था। उनकी अपनी एक बेटी भी थी जिसकी शादी उन्होंने बाहर के मुल्क में कर दी थी और वह वहीं रहती थी। अब सिर्फ गर्मियों में आती थी। शादी के बाद घर में सिर्फ मेरी सास, मेरे पति और मैं ही रहते थे। वह मुझे वाकई बहुत तंग करती थी। उन्होंने तो शादी के 1 हफ्ते तक ही लिहाज किया था, उसके बाद अपनी असलियत पर आ गई। लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। रात को जब अपने पति के पास आती तो वह कहते, कहाँ रह जाती हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता हूँ और तुम घर के काम में ही लगी रहती हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मैंने कहा, मुझे रात को बहुत सारे काम होते हैं। आपकी माँ को चाय भी बनाकर देनी होती है और किचन भी साफ़ करना होता है। मेरे पति ने कहा, मेरे लिए वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा, ये सब कुछ भी मैं आपके लिए ही करती हूँ, ताकि इस घर का माहौल अच्छा रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर मेरे पति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्या हो गया? वह बोले, तुम मेरे लिए वाकई बहुत कुछ करती हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कल मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सा जोड़ा लेकर आऊँगा। मैंने कहा, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने कहा, मैं प्यार से लाऊंगा तो तुम सिलवा लेना और फिर मुझे पहनकर दिखाना कि कैसी लगती हो। मैं भी खुश हो गई। लेकिन अगले दिन जब वह शहर चले गए तो जिस समय उन्हें वापस आना था उस समय तक वह लौटे ही नहीं। 5-6 घंटे गुजर गए। मैंने अपने बाबा से कहा, आप ज़रा पता तो करवाइए, क्योंकि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे। बाबा ने कहा, कैसे पता करूं, किससे पूछें? 2-3 घंटे इसी तरह और गुजर गए। रात के 2:30 बज गए। मेरी तो जान अटकी हुई थी जब फ़ोन आया और उन्होंने सबसे पहले मेरा ही पूछा, क्या आप जय की पत्नी हैं? मैंने कहा, हाँ जी। उन्होंने कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वह चौहान अस्पताल में हैं, आप लोग तुरंत आ जाइए। ये सुनकर तो मेरे कदमों से ज़मीन ही निकल गई। मैं घर से ऐसे भागी जैसे आज अगर नहीं गई तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन शायद बुरा हो चुका था, क्योंकि जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो मेरा पति कोमा में जा चुका था। वहाँ एक डॉक्टर था, उसका नाम सतीश था, वह यहीं का था। उसने कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है और झटका लगने की वजह से वह कोमा में चले गए हैं। उन्हें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चोट नहीं लगी, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, छोटे मोटे फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन झटका इतनी ज़ोर से लगा है
कि वह कोमा में चले गए हैं। अब होश में कब आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। मेरे लिए तो ये खबर ऐसी थी जैसे मेरी कयामत आज ही हो गई हो। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ से उठिए, आप क्या कर रही हैं? अंदर कमरे में आकर बैठिए। मेरे बाबा भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया और सारे मामले के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, आपके पति का दिमाग जाग रहा है, वह बातें सुन रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं दे पा रहा। आप कोशिश करें, उनसे से ज़्यादा बात करें, उनके सामने कोई परेशानी की बात ना करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि किसी तरह से वह वापस आ जाएं। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा, क्या ऐसा होता है? तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा बहुत कम होता है, यूँ समझ लीजिए आटे में नमक बराबर, लेकिन ऐसा हुआ भी है। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरा पति जवान था, खूबसूरत था, उसके अंदर बहुत ताकत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे इस हाल में देखूंगी। मैं उसके पास ही बैठी थी। मेरे बाबा ने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि जब इंसान मशीनों के हवाले हो जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मैं काम करता हूँ, अपना घर बेच देता हूँ, अभी से बात करता हूँ ताकि जल्दी पैसे मिल जाएं, वरना उसके पैसे कौन देगा? तुम्हारे तो ससुर भी ज़िंदा नहीं हैं। मेरे बाबा ने मेरा एहसास किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर बिक जाए। मैंने कहा, बाबा कुछ करते हैं, मैं जेवर बेच दूंगी। मेरे पास जेवर के नाम पर एक ही सेट था और उससे शायद 2-3 दिन का ही खर्च पूरा होता। डॉक्टर हमारी बातें सुन रहा था। वह सामने आ गया और बोला, आप फिक्र ना करें, अगर आप लोग इतने मजबूर हैं तो आपको कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा, लेकिन फिर खर्चा कहाँ से होगा? उसने कहा, ये मेरा अस्पताल है, मेरे साथ एक पार्टनर है, लेकिन इस अस्पताल का मालिक मैं ही हूँ। मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं आपके पति का इलाज मुफ्त में करूँगा। ये बात सुनकर मैं बहुत आभारी हो गई। मुझसे तो आंसुओं पर काबू ही नहीं पाया जा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था। इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सिर पर आ गई थी। मैंने कहा, क्या मैं अपने पति के साथ यहीं रह सकती हूँ? मेरे पापा ने कहा, बेटा, यहाँ रहकर क्या होगा? लेकिन डॉक्टर ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और कुछ सोचकर बोला, नहीं, ये ठीक कह रही हैं। अगर ये यहाँ रहेंगी और इनसे ज़्यादा बातें करेंगी तो इनके ठीक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये उनकी पत्नी है और आपने बताया है कि इनकी मोहब्बत की शादी हुई है। इस वक्त आपके पति के साथ आपको ही रुकना चाहिए। मेरे बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे रहेगी? डॉक्टर ने कहा, इधर इनके रहने के लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। एक छोटा सा कमरा है जहाँ हम लोग सामान रखते हैं। इधर इनके लिए एक बेड लगा देंगे। बाकी अगर ये चाहें तो अपने पति के कमरे में भी सो सकती हैं, लेकिन वह कमरा बहुत सारी मेडिकल मशीनों से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होती। मैंने कहा, मैं यहीं पर रहूँगी, अपने पति के पास बैठूँगी, उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। उसे छोड़कर मैं जा भी कैसे सकती हूँ? जब सोना होगा तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊँगी। बस मुझे यहीं पर रहने दो। मेरे पापा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर इतना अच्छा था, हमेशा हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर ऐसा इंसान जो उसकी मदद कर रहा हो उस पर वह कभी शक नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता था कि डॉक्टर एक बुरा इंसान था, वरना वह हमारी मदद करने की बात क्यों करता? उसे तो बहुत सारे पैसे मिल जाने थे, हमारी ज़मीन बिक जानी थी, जेवर भी बिक जाने थे। हम डॉक्टर से ये सारी बातें कर रहे थे और मेरी सास मेरे पति के पास बैठी थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उनका भी तो अकेला बेटा था। मैं जब उनके पास आई, उनको तसल्ली देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा इस हाल तक पहुंच गया। तूने ही उसे भेजा था, अगर तू ना भेजती तो ये सब ना होता। मैंने कहा, मैंने नहीं भेजा था, वे अपनी मर्जी से गए थे। मेरी सास ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तू तो है ही ऐसी, तूने तो शादी से पहले ही मेरे बेटे को फंसा लिया था। तेरी जैसी औरतों के घर नहीं बचते, क्योंकि उनके पीछे बद्दुआएं होती हैं और तेरे पीछे मेरी बद्दुआएं हमेशा रहेंगी ना। यहाँ तक कि मेरे बाबा ने कह दिया, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। आपका बेटा इस हाल में है तो हमारी बेटी भी तो उसके साथ है, इसके लिए भी तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आपको बच्चों का साथ देना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और आप यहाँ पर बद्दुआओं की बातें कर रही हैं। मेरी सास खामोश हो गई और वहाँ से चली गई।
मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरी ननद तो बाहर के मुल्क में रहती है, वह तो अमेरिका में रहती है। मेरी सास ने उसका रिश्ता बड़े अच्छे घर में किया था। अगर वह चाहती तो वहाँ से पैसे भेज सकती थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सास के दिमाग में ये ख्याल शायद कभी आया ही नहीं, या अगर आया भी होगा तो उन्होंने इस पर कभी बात नहीं की थी। लेकिन खैर, भगवान ने हमारा इंतज़ाम कर दिया था, और जब भगवान साथ होता है तो इंसान को किसी और से उम्मीद रखने की ज़रूरत होती ही नहीं। मैं इस बात को दिल से मान चुकी थी कि मेरे लिए सब कुछ वही है। एक बार मुझे घर जाना पड़ा और मैंने कुछ ज़रूरी सामान ले आई। अब मैं ज़्यादातर समय अपने पति के पास ही रहती थी, लेकिन कभी कभी घर भी आ जाती थी। ऐसा होता था कि एक रात घर पर गुजार लेती थी और दूसरी रात अस्पताल में रहती थी। वहाँ एक नर्स थी जिसका नाम संगीता था। उसके साथ मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। वह मेरे पति के कमरे का काम करती थी और मेरी भी बहुत सेवा करती थी। कभी मेरे लिए चाय ले आती तो कभी खाने पीने की कोई चीज़। वह कहती थी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। मैं दिन भर अपने पति से बातें करती रहती थी जितनी देर मुझे वहाँ रहने दिया जाता था। मैं उसे कुछ ना कुछ बताती रहती थी, पुराने दिन याद दिलाती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा करने से वह जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत अभी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहने दिया जाता था। मैं इधर उधर घूमती रहती थी या फिर जाकर उसके कमरे में बैठ जाती थी। अचानक बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात भी नहीं सो पाती थी। जब मैं घर आई तो वहाँ मेरी सास का भाई यानी मेरे पति का मामा बैठा हुआ था। वह दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मुझे देखकर वह कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा, बेटा बहुत अफसोस हुआ, भगवान ज़िंदगी दे। फिर मुंह मुझसे फेर लिया और मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह भी चला गया। मेरी सास ने कहा, तुझे पता है तेरे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, और मेरा भाई यहाँ पर क्यों आया था? मैंने कहा, क्यों, क्या हो रहा है मेरे बारे में? उन्होंने कहा, सब कह रहे हैं कि इसका पति बिस्तर पर पड़ा है और यह शहर में जाकर रंगरलियाँ मना रही है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैं पलटकर अपनी सास की तरफ देखा और कहा, आप ये क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मेरा बेटा वहाँ बीमार पड़ा है, उसका इलाज हो रहा है। तेरा वहाँ पर क्या काम है? तू वहाँ क्यों रातें गुजारती है? लगता है कि कोई यार फंसा लिया है तूने, और वही तेरे पति के लिए खर्च भी दे रहा है, क्योंकि तू उसे अपना सब कुछ दे रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं एक शरीफ घर की शरीफ बेटी थी। मैंने अपने पति से मोहब्बत की थी, लेकिन ऐसी पाक मोहब्बत कि कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा था, और फिर शादी भी की थी और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। मेरे दिल में मेरे पति के लिए कितनी वफा थी, मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती थी। और मेरी सास ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, आगे से ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं तुझे अस्पताल जाने की। यहाँ घर में रह, अस्पताल वाले बता देंगे अगर कोई बात होगी। मैंने कहा, मम्मी वे आपके अपने बेटे हैं क्या, या आपने उनको कहीं से उठाया था? मेरी सास ने कहा, क्या मतलब, ये क्या कह रही है? मैंने कहा, आपको कोई परवाह नहीं है, आपको नहीं पता कि अस्पतालों में मरीज़ के साथ क्या क्या होता है, और मरीज़ के साथ एक बंदा तो रहता ही है, और मैं नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा? ठीक है, मैं नहीं जाती, आप जाकर रह लें। मेरी सास खामोश हो गई। उन्होंने कहा, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं तो खुद मरीज़ हूँ। मैंने कहा, तो फिर कौन जाएगा? मैं ही जाऊँगी ना। और फिर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? आपके पास अगर लोग आ रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो आप उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ मिल जाती हैं। क्या मैं आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ? क्या कसूर है मेरा कि मैं आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ? मेरी सास खामोश हो गई और वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हो रही थी। सारे ख़ानदान में ये बातें फैल रही थी। सब कह रहे थे कि जब इस तरह मर्द चारपाई पर पड़ जाए तो फिर औरत के कदम घर में नहीं रुकते, फिर तो वह जो चाहे कर सकती है, और उसका पति तो मरा हो या जिंदा एक बराबर है। उसे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है और उसकी पत्नी क्या करती फिर रही है। मेरी सास एक दिन मुझसे कहने लगी, जो हरकतें तू कर रही है ना, अगर मेरा बेटा होश में आ भी गया तो तेरी हरकतें देखकर फिर से शर्म से मर जाएगा। मैं हैरान थी कि मेरी सास हवा में तीर क्यों चला रही है। मैंने उनसे कहा,
एक दिन आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। उन्होंने कहा, मैं क्यों जाऊं? फिर तेरा क्या होगा? और तेरी आवारागर्दी में मैं तो खलल डाल दूंगी ना। मेरे पति ने ठीक कहा था कि मेरी माँ एक बहुत जालिम औरत है। वह खुश नहीं देख सकती, किसी के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकती। और जब उन्हें पता चला कि मेरा पति बिस्तर पर पड़ गया है तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिए हैं। मुझे दिन रात बातें सुननी पड़ती थी। अब तो बात कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा घर वापस आने का दिल ही नहीं करता था। एक बार मैं अस्पताल से आई तो अपने माँ बाप के घर चली गई और रात वहाँ पर गुजार ली। अब मेरी सास को यह गलतफहमी हो गई कि शायद मैं 3-4 रातों से अस्पताल में ही हूँ और उन्होंने पूरे ख़ानदान में ये बात फैला दी। यहाँ तक कि मेरे पापा को भी फ़ोन करके कह दिया कि आपकी बेटी तो 4-5 दिन से घर नहीं आई, लगता है वह किसी के साथ भाग गई है। मेरे पापा ने फ़ोन बंद कर दिया और जवाब नहीं दिया। मेरे पापा ने कहा, लड़का तो बहुत अच्छा था लेकिन इसकी माँ बहुत ही बुरी इंसान है। इस घर में तुम कैसे गुजारा कर रही हो बेटी? भगवान तुम्हारे पति को सेहत और ज़िंदगी दे, उसे होश आए तो साथ अकल भी आ जाए और वह तुम्हें लेकर कहीं चला जाए। मैंने कहा, पापा पता नहीं, अभी तो वह खुद ही कोमा में हैं। मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, तंग भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। मैं अपने पति के पास बैठी रहती हूँ, उसे पुराने दिन याद करवाती हूँ। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, हमारी शादी को ज़्यादा अरसा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वह छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियाँ जो मैंने उनके साथ गुजारी थी, मैं उन्हें बताती रहती थी। एक दिन मैं उन्हें बता रही थी कि कैसे वह दरवाजे के पीछे छुप गए थे और जब मैं कमरे में आई तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं बहुत डर गई थी। मैं ये बात कर रही थी कि पलट कर देखा तो पीछे डॉक्टर खड़ा था। मैं शर्मिंदा हो गई कि कहीं उसने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी अभी ही कमरे में आया था मेरे पति को चेक करने के लिए। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप परेशान मत हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत खूबसूरत और अच्छी इंसान हैं। वह मेरी तारीफ़ कर रहा था तो उसने मुझे खूबसूरत क्यों कहा? फिर मैंने सोचा कि शायद उसके मुंह से निकल गया होगा, इसमें बाल की खाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी इतनी मदद कर रहा था। मैंने पता करवाया था कि ये कोमा के मरीज़ पर ना जाने दिन में कितने हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। एक दिन में ही उतने पैसे लग जाते हैं जितने हम लोग शायद 4-5 महीने में भी खर्च नहीं करते। ऐसे में डॉक्टर हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर रहा था। जाते हुए उसने मुझसे कहा, आप अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हैं। मैंने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। उसने कहा, लेकिन मुझे आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, आप पहले से कमज़ोर हो गई हैं। मैंने कहा, क्या करूं डॉक्टर, जब किसी की ऐसी हालत होती है तो कुछ खाने को दिल नहीं करता, ना ही पीने को, और अचानक से नींद आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि मुझे अचानक नींद क्यों आ जाती है, लेकिन मैं रात में नहीं सोई हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपने अपनी रूटीन ख़राब कर ली है, आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, रात को सो भी नहीं रही हैं, तो फिर दिन में नींद आएगी ही ना। इंसानी जिस्म को आराम तो करना होता है, अगर आप उसे आराम करने का सही मौका नहीं देंगी तो वह कहीं ना कहीं से टाइम निकालेगा ताकि आराम कर सके। इसलिए आपको बेमौके की नींद आ रही है, अब परेशान मत होइए। मैंने कहा, आपको क्या लगता है कि जय की हालत पहले से बेहतर है? उन्होंने कहा, अभी तो मैं यही कहूँगा कि कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोई बुरी खबर भी नहीं है। मैंने कहा, अगर इसी तरह बहुत अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा? डॉक्टर ने कहा, ये तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन देखिए मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा, पर मेरा अपना खर्चा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पति जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर इसी तरह 1 साल या 2-3 साल गुजर गए तो इतने अच्छे से कौन उसे रखेगा? फिर आप लोगों को खुद ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने अपने पापा को ये बात बताई, वह भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बेटी तेरे साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? तुझे किसी की नज़र लग गई? अगर तेरा पति कभी वापस नहीं आया और हमेशा ऐसा ही पड़ा रहा तो हम क्या करेंगे? हम तो गरीब लोग हैं, ये कोई फिल्म या ड्रामा तो नहीं है जिसमें इतने सालों तक इंसान कोमा में पड़ा रहता है और फिर एक दिन वापस आ जाता है। हमें उसे इतने सालों तक कैसे रखना होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अगर घर में इंतज़ाम किया तो घर में भी मशीन वगैरह चाहिए होगी, और हमारे देश में तो इतनी बिजली जाती है। समझ रही हो ना कि ये मामला कितना लंबा
और कितना उलझा हुआ है। मैं सब कुछ समझ रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई हुनर भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ 12वीं तक तालीम हासिल की थी। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाती तो वह मुझे शायद 5,000 से ज़्यादा ना देते, और इससे ज़्यादा तो एक दिन का खर्च हो रहा था। मेरे पापा अगर अपना घर बेच देते और खुद किराए पर आ जाते तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती, और फिर उनके घर के बाकी पैसे भी तो एक दिन ख़त्म हो जाते। पैसा किसी के पास टिकता है क्या? ख़त्म हो जाता है एक दिन में। मैंने अपनी सास से गुस्से में कहा, आप अपनी बेटी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं लेती? वहाँ से पैसे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला है कि डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर रहा है और तू मेरी बेटी से पैसे निकलवाना चाहती है। झूठ बोलती है, धांधली करती है हमारे साथ। इधर डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर रहा है और फिर तुझे किस बात के पैसे दें? मैंने कहा, मुझे नहीं, हॉस्पिटल वालों को देने हैं, क्योंकि डॉक्टर हमेशा मुफ्त में इलाज तो करेगा नहीं। मेरी सास ने कहा, फिर तू ही कुछ कर, जवान है, खूबसूरत है, किसी तरह पैसे कमा। मेरी सास का क्या मतलब था कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ? क्या मैं अपनी जवानी और खूबसूरती का फ़ायदा उठाऊँ? मेरी सास ने तो हर हद पार कर दी थी। मैं हॉस्पिटल के इस कमरे में बैठी थी। आज मुझे वापस जाना था। मुझे वापस जाकर अपनी सास को अपना मुंह दिखाना पड़ता था, ये जताना पड़ता था कि मैं वापस आ गई हूँ। फिर घर के काम भी करने होते थे। जब मैं घर जाती थी तो वह मेरे लिए ढेर सारे काम रखे बैठी होती थी। सारे घर के कपड़े धुलने के लिए रखे होते थे, जो बहुत गंदे होते थे। किचन की हालत ऐसी होती थी जैसे वहाँ किसी औरत के नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने काम किया हो। सारे बर्तन गंदे होते थे। अगर मैं 2 दिन नहीं जाती तो 2 दिन के काम एक साथ रखकर बैठी होती थी। मैं सारे काम खुद करती थी और बहुत ज़्यादा थक जाती थी। एक इंसान पहले से परेशान हो और ऊपर से उसे कहीं से सुकून भी ना मिले तो वह क्या करे। मुझे तो ऐसा लगता था कि जब तक मेरा पति ठीक होगा मैं खुद भी इसी हालत में चली जाऊंगी। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि मैंने अपना निज़ाम बिगाड़ लिया है और मुझे आराम और सुकून की ज़रूरत है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई आराम और सुकून था ही नहीं। आज मुझे वापस तो जाना था, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं था। मैं इसी कमरे में बैठी थी। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। जब होश आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। इस कमरे में कुछ अजीब हो रहा था। मैं उठकर बाथरूम चली गई। जब वापस आई तो मैंने देखा कि संगीता मेरे बिस्तर को जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी। मैंने कहा, क्या कर रही हो तुम? ये बिस्तर तो साफ़ था। उसने कहा, नहीं, साफ़ नहीं था, बहुत गंदा था। जब वह चादर लेकर वहाँ से जाने लगी तो मैंने कहा, दिखाओ मुझे कैसा गंदा था। जब मैंने चादर देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, यह है तुम्हारी असलियत, ये सब करती रही हो तुम। मैंने उसे बालों से पकड़ लिया और पूछा, किसने किया है ये सब? तो उसने मुझे डॉक्टर का नाम बताया। मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। इसलिए वह हमारी मदद कर रहा था। और ये जो मुझे रोज़ चाय शरबत पिलाती थी, उसके अंदर नींद की दवा मिला देती थी। मैं पागल थी जो सोचती थी कि कोई बिना वजह किसी की मदद करता है। अरे, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी पड़ी होती है। हर इंसान अपनी ज़रूरत के लिए बैठा होता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं रोती रोती अपने पति के पास गई, बुरी तरह से रोने लगी और उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, देखो मेरे साथ इस दुनिया ने क्या कर दिया। जिस औरत के साथ उसका पति नहीं होता, उसके साथ ये दुनिया क्या करती है। मैं तुम्हारे पास आती थी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं ये बात किसी को कैसे बताऊँ? वह तो मुझे ही कसूरवार समझेगा। जब मैं पलटकर देखती हूँ तो डॉक्टर पीछे खड़ा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, आबाद की है। तुम्हारा पति तो पड़ा हुआ है, ये कभी नहीं उठेगा। मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, तुम भी खूबसूरत हो। हम एक दूसरे से शादी कर लें और तुम्हारे पति को मैं नींद में ही इस दुनिया से बेच दूंगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा, मेरे पास भी मत आना। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन वह आगे आने लगा। तभी मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। मेरे पति की आंखें तो बंद थी,
लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर का गला दबा लिया था। डॉक्टर की सांसें बंद हो रही थी। जब वह चीखने चिल्लाने लगा तो हॉस्पिटल का स्टाफ अंदर आ गया। किस्मत से आज उसका दूसरा पार्टनर भी आया हुआ था जो राउंड पर था। उसने भी ये बात सुनी और वह भी इधर आ गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। वह काफ़ी शरीफ और नेक इंसान था। उसने कहा, मैंने तो अपना हॉस्पिटल इसके हवाले किया था। मुझे क्या पता था कि ये यहाँ पर ऐसा सब कर रहा है। मेरे पति ने हाथ बढ़ाकर मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद फिर से अपनी पिछली हालत में चला गया। उसने कहा, हम इसका इलाज जारी रखेंगे और इसे यहीं रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर को अस्पताल से निकाल दिया गया और उसका लाइसेंस भी ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने मुझसे पूछा, आप पुलिस रिपोर्ट करना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। इस बारे में सिर्फ मैं और मेरा पति ही जानते थे। 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मेरे पति को होश आया। उसे सब कुछ पता था, लेकिन वह जानता था कि ये सब हमारे साथ होना सिर्फ एक हादसा था। इसलिए उसने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद 1 महीना और अस्पताल में रहा ताकि बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने अस्पताल वालों का शुक्रिया अदा किया और घर आ गए। मेरे पति को अब अपनी माँ यानी मेरी सास का रवैया पता चल चुका था। वह घर में कुछ महीने रहे और फिर कहीं से उधार लेकर मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ जाकर हमने घर में ही एक दुकान खोल ली। अब हम अपनी दुकान चलाते हैं और साथ ही थोड़ा बहुत उधार भी दे देते हैं। हम दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। मेरी सास अपने रिश्तेदारों के पास चली गई। उन्हें अपने बेटे के वापस आने की खुशी तो थी, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि मेरे पति ने सोच लिया था कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती और वह मुझे कभी खुश नहीं रहने देंगी। मैं हैरान हूँ कि हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत से निकल आए। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। सच कहूँ, कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक उसे खुद से मतलब ना हो। कुछ नेक लोग होते हैं जो बिना किसी मतलब से मदद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हॉस्पिटल का दूसरा मालिक ऐसा ही था। वह डॉक्टर अभी आउट ऑफ सर्विस है और कोई हॉस्पिटल उसे नौकरी नहीं देगा। उसका रिकॉर्ड खराब हो चुका है। कभी कभी वह सब याद आता है तो मैं बहुत रोती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे तसल्ली देता है और कहता है, परेशान होने या रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हैरानी की बात है कि मेरा पति जो ऐसी हालत में पड़ा था कि हिल भी नहीं सकता था, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी बाजू बढ़ा दी थी। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही है कि वह अभी तक ज़िंदा है। नहीं, मैं तो आत्महत्या कर लेती जो मेरे साथ हुआ था। वह किसी और के साथ ना हो। मेरे पति ने दोबारा इस बात का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।